चलिए, तो हम बात कर रहे थे, कल से चर्चा चल रही अस्तित्व दर्शन को लेके। तो इसमें अंततः बात आती कि सत्य क्या है ना। अंततः हम ये बात करते हैं कि सत्य है क्या चीज़, सत्य क्या है। तो अस्तित्व सत्य है, सत्य किसे कहते हैं। तो जो कुछ भी मुझे जानना है, जो कुछ भी ज्ञान है, ये सत्य है। तो ज्ञान ही सत्य है, व्यापक ही सत्य है, व्यापक ही ज्ञान है, ज्ञान ही सुख है। बड़ा कन्फ्यूज़न है ऐसा। व्यापक ही ऊर्जा है, व्यापक ही ज्ञान है, व्यापक ही सुख है, ज्ञान ही सुख है। सब गड़बड़ है ऐसा लगता है ना। यानी आपको बहुत पढ़ने को मिलेगा और बहुत सारे सूत्र आप पढ़ेंगे आगे चल के। तो नियम ही ज्ञान है, नियम ही न्याय है, न्याय ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। तो सत्य को धर्म कह दिया है ना। फिर कहे समाधान ही सुख है। समाधान क्या है? तो विचारों में समाधान। विचारों में समाधान का स्रोत क्या? तो अनुभव है। तो अनुभव के बिना सत्य समझ में नहीं आना है, सत्य का अनुभव करना है। फिर गड़बड़ हुआ है ना। सब ये बहुत गड़बड़ होता है। तो थोड़ा सा अपन चर्चा करते हैं सत्य की अभी। जैसे जो समझ का तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन जिस चीज़ का समझ आ गया, यानी विश्वास का समझ आ गया, तो उसकी निरंतरता बन जाएगी। समझ में आ गया, इसका प्रमाण देते हैं अपन। नहीं मतलब उस समझ में आ गया, लेकिन अनुभव तो हुआ नहीं है। हाँ। और वो चीज़ समझ में आ गया तो भी अनुभव नहीं होगा। एक चीज़ का जैसे विश्वास को लेंगे तो भी तो हाँ। एक बार पूरा प्रश्न कर लीजिए आप जरा ठीक से सबके जैसे सामने। ये जो अनुभव है वो समझ जब पूरा हो जाता है, सब चीज़ का समझ, तब अनुभव होता है। ठीक है। तो कोई एक चीज़ का समझ तो होगा, ऐसा एक एक करके होगा, या एक साथ दो होगा पता नहीं, लेकिन एक चीज़ का समझ होगा और उस चीज़ की निरंतरता भी होगी। लेकिन अनुभव तो नहीं हुआ नहीं है ना। तो कैसे निरंतरता हो जाएगी? फिर भी अनुभव नहीं हुआ, फिर भी उस चीज़ की निरंतरता। जैसे विश्वास का समझ आ गया है, तो विश्वास का साक्षात्कार हो गया है, तो विश्वास की निरंतरता हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे समझ में आएगा वैसे वैसे हमारी समझ बढ़ती जाएगी। इसी का नाम है जागृति क्रम जागृति। जैसे सत्य को कहा, जैसे कहा ना कि अस्तित्व में अस्तित्व सह अस्तित्व है, सह अस्तित्व में विकास क्रम है, सह अस्तित्व में विकास है, सह अस्तित्व में जागृति क्रम है, सह अस्तित्व में जागृति है। ये कैसी लाइन चलती है सत्य के रूप में। तो जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जाएगी, हम वैसे वैसे जागृति की ओर अग्रसर होते जाएंगे, है ना। ऐसे ही है, नियम भी यही है। हमारा लक्ष्य अनुभव को पाना है, लक्ष्य अनुभव है, सत्य का अनुभव हो जाए। समझ है, वो जितना भी व्यवस्था है वो सबको समझना है। ठीक है। सबको समझ जाएंगे तो फिर अनुभव का उसका काम क्या है? अनुभव का वो कंफ्यूज हो जा रहा है। सब चीज़ तो समझ जाएंगे, फिर अब अनुभव का क्या लेना चाहिए? हाँ ठीक भी है। सब कुछ समझ जाएंगे तो फिर अनुभव बचेगा क्या, है ना। सब कुछ समझ में आ गया तो अनुभव बचेगा क्या, कार्य क्या है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है ना, बहुत बढ़िया। सब कुछ समझ में कब आएगा? सब कुछ समझ में कब आएगा? सुरेंद्र जी ने थोड़ा सा बताया था ना, निर्भ्रांत होना, भ्रांत होना, कुछ बताएं। अध्ययन प्रक्रिया बताए ना, कुछ अध्ययन की विधि बताए ना। क्या बताया अध्ययन प्रक्रिया में? हाँ। तो अभी हम कहाँ पे खड़े हैं? अभी हमारा पठन चल रहा है और पठन में श्रवण है, श्रवण पूर्वक पठन है। अभी आप पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, अभी श्रवण पूर्वक पठन हो रहा है। तो अभी तो ये जो कुछ कहा जा रहा है ये पूरा का पूरा श्रवण आपका पूरा हो। अभी तो शुरुआत हुई है। वो बहुत धोखा होता है, 7 दिन का शिविर करते और सब ज्ञानी हो गए बोलते हैं लोग, ऐसा होता है ना।
7 दिन का परिचय शिविर करने के बाद क्या होता है? सब पता चल गया भैया। फिर अब दूसरों को बताते, कैसे बताते हो दूसरे को? अरे 7 दिन का शिविर करना, A to Z पूरा पता चल जाता है हर चीज के साथ। क्या होता है दीदी ऐसा? हाँ। और यहाँ साल भर पढ़ने का क्या निष्कर्ष निकलता है बताऊं? नहीं, आपको डिस्करेज नहीं करूंगा, छोड़ो। अभी शुरुआत हुई है, अभी तो पढ़ने की शुरुआत हुई है। आप समझना तो छोड़ो, अभी पठन चालू हुआ है। लेकिन हर दिन हर घंटे आराम की स्थिति, जो सारा श्रम विश्राम के लिए लाइन है ना, कि मानव का सारा श्रम विश्राम के लिए है। ये हमारा जो श्रम है ये समझने के लिए है ना। तो जैसे जैसे समझ बनती जाती है वैसे वैसे विश्राम की ओर अग्रसर होते हैं। तो एक स्टेज में आके हमको आराम मिलता है ना। वो मैं अनादि भाई से भी पूछ रहा था कि कल नींद आई कि नहीं आई। अगर नींद नहीं आई तो विश्राम की स्थिति नहीं बनी है। अगर दिमाग में घूम रहा है तो अभी खलबलाहट है थोड़ी सी कि यार क्या है ये, तो अभी तो नींद उड़ेगी कुछ दिनों के लिए, फिर अच्छे से नींद आएगी। नींद क्यों उड़ना जरूरी है? क्योंकि अब गहरी नींद में चल ही रहे हो। हम सब के सब भ्रमित स्थिति में गहरी नींद में हैं, सोए हुए हैं। हकीकत यही है कि कुछ पढ़ लिख के हम सो गए चादर तान के, और यही सच है मान के। क्यों सुजीत भाई? सही। तो सत्य क्या है? मैंने बताया ना कि हम जब शिविर, हम सोम भाई हमको समझा रहे थे, बोले भैया शिविर कर लो बहुत अच्छा रहता। हम सब एक साथ ही एक ही बैच के लोग हैं ना, जो समाज में कुछ बदलाव का सपना लेके चले थे। तो सोम भाई शिविर करके आए, और शिविर करके आए हैं और आते ही बोलते हैं भैया गजब की बात है, ये शिविर शानदार हुआ है। ये नंदिनी में शिविर हुआ था 1996 में। हम में से सबसे पहले शिविर वही किए सोम भाई। और शिविर करके आके मुझे और BR अग्रवाल भैया को जानते हैं, BR भैया को समझाए, हम दोनों को। बोले गजब की बात सुन के आया हूँ, 7 दिन में शिविर हुआ है, ऐसा है, पूरा ज्ञान हो जाता है। हम लोग बहुत भटक रहे हैं। हम लोग सब बस्तर में जाके समाज सेवा का काम कर रहे थे। ये समाज सेवा अपनी जगह है, ज्ञान हो जाएगा तो हम सेवा अच्छे से कर पाएंगे। तो हम लोग एक कैफ़े में गए, रेस्टोरेंट में। सोम को बिठा के समझाया, सोम भाई को, देखो हमको कुछ ज़रूरत नहीं ज्ञान की, ये तुम पता नहीं किन बाबा के चक्कर में चले गए हो, इससे कुछ होता नहीं है। सोम भाई बोले नहीं भैया एक बार सुनो तो। फिर उनको उत्साह से भरे पड़े थे, वो किताब लेकर आए। हेमलाल भाई किताब कौन सी? मानव व्यवहार दर्शन प्रथम संस्करण, लाल रंग की किताब थी वो। बोले इसको पढ़िए भैया। एक लाइन समझ नहीं आया उसमें, एक लाइन भी नहीं, क्या लिखा है। बोले क्या किताब है यार, कौन बाबा जी हैं, क्या है। बट बाद में हम लोग सब के सब शिविर किए, तो घटना है फिर वो पूरी। तो ये कहना चाह रहा हूँ कि वो 7 दिनों में ज्ञान हो जाता है, ये हम सबको समझाते थे। बाद में पता चला मामला 7 दिन का है ही नहीं, वो तो पिक्चर का ट्रेलर है। पहली बार जाने के लिए प्रेरित कर, हाँ प्रेरित कैसे हुए आप? बताया ना, सोम भाई बोले। बाद में रण सिंह भैया आए। हम लोग फिर भी काम कर रहे थे, हम एक आश्रम जैसा बना रहे थे रायपुर के पास में, भाटा गांव में, भटगांव में। तो अंजनी भैया हम लोग सब थे। बाबा जी के नाम सुने थे सबके सब, एक बार मिले भी थे। बाबा जी से चर्चा करके हम लोग को ज़्यादा मज़ा नहीं आया था, कि बाबा जी की भाषा समझ नहीं आई थी पहली बार में हमको, क्या बोल रहे हैं वो, हिंदी ही बोल रहे थे बट समझ नहीं आई। बाद में IIT दिल्ली से रण सिंह आर्य जी आए, वो PhD किए थे, और गणेश बागड़िया जी आए। गणेश बागड़िया IIT कानपुर में के पास आउट। अब ये दोनों IIT वाले, तो थोड़ा हमको लगा जब इतने बड़े लोग बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा। तो उन दोनों ने बोला कि आप 7 दिन का शिविर कर लो और आपकी ज़िंदगी में परमाणु विस्फोट जैसी घटना घटेगी। ये रण सिंह भैया ने कहा हमको। तो रण सिंह भैया की बातों को हमने चैलेंज के रूप में लिया। तो आप लोग तो बहुत कम तैयारी से आए हो, हमारी तैयारी तो बहुत खतरनाक थी। अपने साथ कुछ किताब भी लेकर गए थे, क्योंकि हमको बताया गया था कि जो प्रश्न करो उसका उत्तर मिलेगा।
तो हमारा शिविर लिए सत्य जी, यशपाल सत्य जी IIT दिल्ली के प्रोफेसर थे, और सत्य जी ने शिविर का डिज़ाइन सब बनाया हुआ था उस दौर में। जो कुछ आप लोग शिविर किए हैं उसका जो बेसिक डिज़ाइन है दर्शन को प्रस्तुत करने का, वो सत्य जी का है। जो हम बताते हैं ना शिविरों में, परिचय शिविर में, सत्य जी के शिविर में 2 दिन 3 दिन तक तो हम लोग को बिल्कुल बात पकड़ में नहीं आई, बट तीसरे चौथे दिन से फिर बहुत सारा प्रश्न उत्तर चला और एक बदलाव आया। तो हम रायपुर से टोटल 18 लोग गए थे परिवार सहित, और उसमें लाइन थी कि परिवार सहित जाना, अकेले मत करना, अकेले का कार्यक्रम नहीं है ये, कम से कम परिवार होना चाहिए साथ में। तो बस लौट के आए और बदलाव तो हुआ ज़बरदस्त। हमको अपनी क्या बोलते हैं, हमारा अहंकार टूटा कि हम ज्ञानी हैं, वो अहंकार जम के टूटा। हम विज्ञान को बहुत मानते थे, अब हम रिसर्च साइंस सब कर रहे हैं तो लगता था बहुत। तो हम सब के मन में बात आई, नहीं ये सबको समेटा जाए। हम लोग बस्तर में बहुत सारा काम करते थे समाज सेवा का, सबको समेटा जाए और एक जगह स्थिर हुआ जाए, तो फिर ये अभ्युदय संस्थान बना। ठीक, उसके बाद में करेंगे। ये बस एक छोटी सी बात थी। मैं ये कहना चाह रहा था कि असल चीज़ ये है, सत्य क्या है। बहुत बहुत ज़्यादा हम पढ़ते हैं ना सत्य के बारे में, सत्य क्या है। तो सत्य को नागराज जी ने 3 तरह से रखा है, स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य, है ना। स्थिति सत्य मतलब बता सकते हैं? कहा कि अस्तित्व ही सह अस्तित्व है, व्यापक ही सत्य है। लेकिन व्यापक को सत्य कहा तो ठीक से पकड़े में नहीं आता। सत्य क्या है? तो सत्य की एक स्थिति है। सत्य वो है जो हर देश काल में सदा सदा एक सा होता है। नित्य वर्तमान का ना, जो सदा सदा एक सा बोधगम्य है। सत्य क्या है? जो सदा सदा हर देश काल में एक समान होता है, सदा सदा एक सा बोधगम्य होता है, सदा सदा एक सा सुखप्रद होता है। तो सत्य वो होता है जो कभी बदलता नहीं, सत्य नित्य होता है। तो ये जो सत्य नित्य होता है उसकी एक स्थिति है। उस स्थिति को कहा सत्ता में संपृक्त प्रकृति। अभी बहुत शॉर्ट में कह दिया कि प्रकृति का मतलब जड़ व चैतन्य शामिल है ना। सत्ता में संपृक्त जड़ चैतन्य प्रकृति। तो संपृक्तता हम यहाँ तक समझ गए। संपृक्त का मतलब क्या है कि सत्ता में इकाइयाँ सह अस्तित्व पूर्वक है, सत्ता में जड़ चैतन्य इकाई सह अस्तित्व पूर्वक है। जो कुछ भी है वो सह अस्तित्व पूर्वक है। सह अस्तित्व पूर्वक है तो सारी की सारी क्रियाशीलता सत्ता में है। सत्ता में इकाइयाँ हैं, व्यापक सत्ता में इकाइयाँ हैं, तो व्यापक में क्रियाशीलता है। व्यापक में सारी इकाइयाँ क्रियाशील हैं, इस वजह से अलग अलग अवस्थाओं में अपनी स्थिति के अनुसार इकाइयाँ अलग अलग अवस्था में उनका प्रकटन होता है। तो दूसरा कहा, हाँ हर एक इकाई की एक स्थिति है। हर एक इकाई की एक स्थिति है। इकाई की, हर एक इकाई की इस व्यापक अस्तित्व में जो भी इकाइयाँ हैं उनकी एक स्थिति है। उस स्थिति की वजह से वो हैं। वो कैसे हैं? वो नित्य वर्तमान है, वो सदा सदा है। तो हर एक इकाई की जो स्थिति है, यानी मूल बात क्या है कि कोई एक इकाई है, इसकी एक स्थिति है।
ये जो स्थिति है कोई एक इकाई है, जैसे ये है, तो जैसे कहा कि सत्ता में इकाई है, व्यापक सत्ता में इकाई है। चलो व्यापक सत्ता बोलते हैं तो थोड़ा फैलता है। अस्तित्व में इकाई है, अस्तित्व में इकाइयाँ हैं। ये इकाइयाँ अनंत हैं, है ना। क्रियाशीलता अनंत है, लगातार हो रही क्रिया, तो अनंत इकाइयाँ हैं। लेकिन हर इकाइयों की कुछ ना कुछ स्थिति तो होगी। मैं किसी इकाई को देखने जाऊंगा, किसी इकाई को देखना चाहता हूं, तो उसकी कोई एक मूल स्थिति होगी कि वो किस स्थिति में है और उस वजह से उसमें गति होगी। तो एक, जैसे हम अपनी बात करें, हम जहाँ तक पहुँचे हैं अपनी समझ के साथ, तो जो हम अपनी समझ, जो कुछ भी हमारी मान्यता के रूप में कह लो, आधी अधूरी समझ कर लो, जो भी कह दो, ये हमारी स्थिति है। अब हम अपनी स्थिति के आधार पे यहाँ जो कुछ बताया जा रहा है, जो कुछ चल रहा है, उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है सुमित भाई, कि जो कुछ कहा जा रहा है वो हम ग्रहण कर रहे हैं, और उसको ग्रहण करने से हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम ठीक है, तो अस्तित्व में समस्त इकाइयों की जो स्थिति है उसका नाम संपृक्तता की स्थिति। किसमें संपृक्त है? व्यापक सत्ता में, व्यापक में। तो जितनी भी जड़ चेतन इकाइयाँ हैं, इन ये सारी जड़ चेतन इकाइयाँ इस व्यापक में संपृक्त हैं। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ व्यापक ना हो। व्यापक सर्वत्र व्यापक, इसलिए व्यापक है। उसकी कोई सीमा नहीं है, वो असीम है, वो सब तरफ फैला है। तो ये जो फैला है, जो विस्तार है व्यापक का, उस व्यापक में इकाइयाँ हैं, इसे कहा स्थिति सत्य। तो दो चीज़ आई, व्यापक में जड़ चैतन्य प्रकृति संपृक्त है, इसी का नाम सह अस्तित्व है। तो अस्तित्व सह अस्तित्व कहा तो उसका मतलब ये निकलता है कि सत्ता में संपृक्त प्रकृति ही सह अस्तित्व है। ठीक है, सारी इकाइयाँ व्यापक में डूबी भीगी घिरी हैं, और इस तरह से सारी की सारी क्रियाएं सह अस्तित्व पूर्वक हैं। अब जो भी क्रिया होती है वो सह अस्तित्व पूर्वक होती है। ठीक है, ये हर एक इकाई की जो मूल स्थिति है, हाँ, उसके कारण गति है बोले। हाँ। उसके बाद क्या बोले वो याद नहीं आ रहा। उसके बाद क्या बोले? हर एक इकाई की स्थिति है, स्थिति की वजह से गति है, जो हमें क्रिया के रूप में दिखाई देती है। हाँ। तो इकाइयाँ क्रियाशील हैं। हाँ। तो इकाई क्रिया करती दिख रही है, पंखा दिख रहा है, लाइट दिख रहा है, माइक दिख रहा है, सब दिख रहा है ना। तो हर एक इकाई हमको
गति पूर्वक दिखती है, हर एक इकाई में क्रियाशीलता है। ये जो इकाई है, कोई भी इकाई, कुर्सी, टेबल, पेड़, हवा, जो कुछ भी है, ये सतत क्रियाशील है। इनकी क्रियाशीलता की वजह से है, उनको ऊर्जा प्राप्त है। ये जो बल संपन्नता है, ये सत्ता की वजह से है, क्योंकि व्यापक सत्ता ही ऊर्जा का मूल स्रोत है। हर एक इकाई को इसीलिए कहा क्रियारत है, उसी को कहा मूल चेष्टा। एक और शब्द आता है, ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे, मूल चेष्टा, है ना। तो अलग अलग आपको सुनने को मिलता रहेगा। तो मूल बात यह है कि यह जो सत्य है, यह सत्य सत्ता में संपृक्त के रूप में है। पहला, जड़ चैतन्य इकाइयाँ ओतप्रोत हैं व्यापक में। तो व्यापक में हर एक इकाई ओतप्रोत है, ये उसकी स्थिति। अब ये इस स्थिति को जब हम देखते हैं, और तो वस्तु स्थिति, यानी इस स्थिति के साथ वास्तविकता जुड़ी है। यह जो स्थिति है, इसके वास्तविकता है, ठीक है। किसी इकाई को मैं देखने जाता हूँ, तो अगर अब मैं सत्य की खोज में निकला हूँ ना, मुझे सही को समझना है ना, तो सही को समझने की कोशिश में अब मुझे हर एक इकाई दिख रही है, जो कुछ दिखाई दे रहा है उसको मैं देख रहा हूँ ना। तो जो कुछ मैं देखने जा रहा हूँ, तो हर एक इकाई अपनी स्थिति के साथ में है, उसकी एक वास्तविकता है। वो कैसी वास्तविकता है? वो वास्तविकता को कहा कि वो हर स्थिति परिस्थिति में, उसे ही कहा हर देश काल दिशा में। ये हर इकाई बोले, इकाई के लिए बोल रहे हैं ना, इसी से सत्य। हर इकाई हर एक इकाई की एक स्थिति है, मतलब मूल स्थिति है। मूल स्थिति के कारण वो गति में है, गति के कारण वो क्रियाशील है। क्रियाशील इसलिए है कि वो व्यापक में संपृक्त है, ऊर्जित है। हाँ, संपृक्त। और ये वाला जो सत्य है उसको स्थिति सत्य बोलते हैं। स्थिति सत्य कैसे, ठीक है। तो सत्ता में संपृक्त प्रकृति ही स्थिति सत्य है। हाँ, और कुछ? हाँ, उस पर आते हैं अपन। अभी अपन एक एक करके करते हैं, उस पर आते हैं कि किसी की क्रियाशीलता अधिक दिखती, किसी की कम दिखती है। कोई छोटा दिखता है, कोई बड़ा दिखता है। कोई लंबे समय तक चलता हुआ दिखता है, किसी का बहुत कम समय रहता है, ऐसा लग रहा है। उसी के आधार पर ना वो कैसे है। तो इकाई मैंने बताया कि मूल परमाणु जो है वो अंश से बना, परमाणु अंश से। परमाणु अंशों के संख्या के आधार पे परमाणु का गठन है। तो गठन जो हो रहा है, जितने जितने अंश से कोई परमाणु बन रहा है, उस गठन के आधार पर, उन परमाणु अंशों की सक्रियता के आधार पे उन सब की गति अलग अलग है, उन सब की क्रियाशीलता अलग अलग है। उस क्रियाशीलता की वजह से उन सब का परिणाम अलग अलग है। उस आधार पर उनका गुण आपको अलग दिखाई देता है। संरचना पे बोल रहे हैं ना, जैसे उसकी गठन संरचना वैसे उसकी क्रियाशीलता। बिल्कुल, जैसा गठन होगा उस आधार पे उनका प्रकटन होगा, वो दिखाई देंगे ना। आपके शब्दों को हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके गठन में फ़र्क है, इस वजह से हमको विविधता दिखाई दे रही। इनके गठन में विविधता है। वो उस देश काल में हुआ, जिस देश काल, इसलिए कहा कि हर एक वस्तु, हर एक इकाई हर देश काल में। वस्तु स्थिति सत्य का मतलब है कि कोई भी इकाई हर देश काल में बनी हुई है ही। इस देश काल में कहा, एक मिनट पूरा कर लेता हूँ, है ना, फिर करना। मैं कर लूँ एक बार पूरा, क्योंकि मैं कुछ बोलूँगा उसमें आपको उत्तर मिल भी जाएगा, ऐसा लगता है। अपन करेंगे उसको, इसको जरा समझिएगा। देश किसे कहा? देश मतलब हर स्थान पे बोले, हर एक स्थान को। वो क्या हुआ? जो स्थान हुआ वो उसका वातावरण हुआ ना। तो हर एक इकाई अपने वातावरण के साथ है। अछोटी में गिर गाय है, उसका देश अछोटी देश हुआ, तो उसका एक वातावरण है। देश मतलब स्थान। देश मतलब अभी हम जो बोलते हैं क्या कहते हैं? देश मतलब
ये हमने राजनीतिक शब्दावली में देशों का गठन करके रखा है, बट देश मूल रूप से क्या है? किसी स्थान विशेष को इंगित करता है, उस स्थान विशेष का एक वातावरण होता है। ठीक है, तो हर एक इकाई अपने स्थिति के साथ हर देश काल में है। काल मतलब क्रिया की अवधि। अब कोई भी क्रिया कर रही, वो जो भी इकाई है वो क्रिया कर रही है, तो उसकी क्रिया की जो अवधि है उसे काल कहा। ये सब अलग अलग नाम आ रहे हैं, है ना, जरा ध्यान में रखना। तो वस्तु स्थिति सत्य किसे कहा? वस्तु स्थिति सत्य का मतलब कोई इकाई किन परिस्थितियों में किन स्थितियों के साथ होती है। तो कोई भी इकाई अपने वातावरण के साथ होती है, अपने क्रिया की अवधि के साथ होती है ना, और उसकी एक दिशा होती है। ठीक है, दिशा मतलब अब किसे कहेंगे दिशा? परिणामशील है वो, विकास क्रम में है वो। तो हर एक इकाई किसी परिणामशीलता की ओर अग्रसर है। तो देश दिशा काल का मतलब ये होता है कि किस दिशा में। तो हर एक इकाई का आगे अपन अभी चर्चा करेंगे ही कि उनका रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ उसकी मौलिकता है, पहचान होती है। तो ये जो कुछ है वो किस दिशा में अग्रसर है, तो परिणामशीलता के आधार पर उसकी दिशा की पहचान होती है कि किस दिशा में आगे जा रही है। विकास की ओर जा रही है, परिणामशीलता में विकास की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। आगे खैर मैं अभी विकास ही जोड़ता हूँ इसको। ठीक है, तो वस्तु स्थिति सत्य कहा, इसका मतलब है कि जो भी इकाइयाँ हैं उन इकाइयों को हम देखने जाते हैं। जिस किसी इकाई का अब सत्य कहा तो सत्य एक बड़ी चीज़ हो गई ऐसा बोले ना, बट उस सत्य में क्या क्या देखना है। तो किसी भी चीज़ को मैं देखना चाहता हूँ, उसको देखने के लिए उसकी स्थिति क्या है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, वो कहाँ पर है, कैसी है, किस तरह से है, तो उसकी अवधि कैसी है, उसके क्रिया करने की अवधि कैसी है, उसका वातावरण कैसा है और परिणामशील किस दिशा में है। इन तीन के आधार पे वस्तु स्थिति सत्य पकड़ में आता है। और चौथा है और तीसरा बिंदु है वस्तुगत सत्य का। वस्तु स्थिति मतलब उसका देश दिशा काल, ये बाह्य वातावरण की हम बात कर रहे हैं इकाई के लिए, बिल्कुल इकाई के लिए। अब एक इकाई कह लो, चाहे मैं कह लूँ, पर पत्थर का दो, नदी का दो, जो भी कह दो, समस्त इकाई कह लो, इन सब की हम बात करें। कोई एक इकाई मतलब किसी पत्थर पे नहीं जाना है। जो कुछ भी अस्तित्व में दिखता है, जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी है, उन हर एक इकाई की हम बात कर रहे हैं। अब किसी एक वस्तु विशेष की बात हम नहीं कर रहे हैं, एक समग्रता में हम सत्य की बात कर रहे हैं। तो समग्रता में सत्य की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने स्थिति को देखा, बाहरी स्थिति को देखा, अब आंतरिक स्थिति की बात कर रहे हैं। एक है ये माइक है ना, इस माइक को कहाँ पे रखा गया है, इसका क्या उपयोग हो पा रहा है। तो देश दिशा काल को देख रहे हैं ना, इसका ये कहाँ पर है, ये कब तक चलता रहेगा, इसकी अवधि कैसी है, इसकी रचना की प्रक्रिया कैसी है वो। अब अंदर की बात, वस्तुगत सत्य, वस्तु के भीतर, वस्तु के भीतर का सत्य क्या हुआ कि किसी इकाई को पहचानने के लिए उसका रूप, उसका गुण, उसका स्वभाव और उसका धर्म, इन चार के आधार पर किसी भी इकाई को हम पहचानते हैं। किसी भी वस्तु को पहचानना है, इस अस्तित्व में जो कुछ भी है, इस माइक को माइक कैसे कहा, किस आधार पे कहा। आप इसको पत्थर क्यों नहीं बोल रहे हो, उसका रूप दिख रहा है, उसकी उपयोगिता दिख रही है ना। उपयोगिता मतलब उसका गुण दिख रहा है कि इसका क्या गुण है। ये बोलने के, जब बोलते हैं तो इसके माध्यम से आवाज़ दूर तक फैलती है, ठीक है। स्वभाव इसका दिख रहा है, माइक का स्वभाव क्या है, स्वभाव पहचान में आ रहा है।
हाँ, वो तो गुण हो गया। वो इसको देखने से पता चल पा रहा है, माइक को देखकर। हाँ, तो इसका स्वभाव क्या हुआ? एक्चुअली इसको ज़रा आप लोग ठीक से समझिएगा, क्योंकि आप लोग कुछ परिचय शिविर किए हैं, कुछ जानकारी आपके पास में उस आधार पे बोल रहे हैं। मूल रूप से मैं उसी पे आ रहा हूँ, है ना। रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, इसमें से अभी तक परंपरा में कौन बोल रहे हैं? हाँ भैया। थोड़ा सा फर्क है, इसको समझिएगा, है ना। ठीक, काफ़ी अच्छा। रूप, किसी वस्तु को देखकर रूप तो हम पता कर लेते हैं ना, उसका आकार, आयतन, इसके आधार पे हम पहचान लेते हैं। गुण की पहचान भी एक हद तक जिसके बारे में पता है अपने को, जानकारी मिल गई। स्वभाव और धर्म ये पता नहीं चलता। परंपरा ने या भौतिकवादी विधि, अभी हम ज़्यादातर भौतिकवाद की बात करते हैं या रहस्यवाद की बात करें, आदर्शवाद की बात करें, रूप और गुण की ही पूरी चर्चा है, स्वभाव और धर्म की चर्चा नहीं है। अब यहाँ पे जो कहा जा रहा है उसको ज़रा समझने की कोशिश करना। स्वभाव, चूँकि हम जानते हैं, शब्द हमारे लिए काफ़ी परिचित है, हम स्वभाव को फटाक से क्या बोलते हैं? ये इसका नेचर है, अंग्रेजी बोलते थे उसके लिए। स्वभाव कैसा किसी व्यक्ति का, तो ऐसा ऐसा स्वभाव है। बट यहाँ जो स्वभाव कहा जा रहा है ना, ये शब्द जाना पहचाना है, लेकिन इस शब्द की परिभाषा, इसके अर्थ में जाएंगे तो थोड़ा अलग है। वो परिभाषा के रूप में एकदम सही कर नहीं देती कि गुणों की उपयुक्ता ही स्वभाव है, लेकिन मध्यस्थ दर्शन ने किसी भी इकाई के सत्य को जानने की प्रक्रिया में रूप, गुण, स्वभाव, धर्म की जब बात की है, तो स्वभाव और धर्म परंपरा में आज तक उस तरह से स्थापित किया ही नहीं गया है, प्रतिपादित हुआ ही नहीं है। तो स्वभाव और धर्म जो है, ये मूलतः समझ में आने वाली चीज़ें हैं, देख कर पकड़े में नहीं आता। ठीक है, ये समझने की वस्तु है, इसको देखकर अनुमान लगाते हैं अपन। लेकिन हमें जिस ज्ञान, जिस सत्य की हम बात कर रहे हैं, तो सत्य का उद्घाटन हो जाए हमको, तो सत्य के उद्घाटन के प्रोसेस में हम किसी भी इकाई को इस समग्रता के साथ देखते हैं, और इसके साथ जब हमने उसको पूरा का पूरा देख लिया तो सत्य का उद्घाटन हुआ कहते हैं। जैसे कि मैं कल से आपसे बात कर रहा हूँ, यह तो एक बेसिक नियम की बात हुई, मूलभूत रूप से हमने नियम की चर्चा की, है ना। अस्तित्व में सहअस्तित्व एक नियम है, उस नियम की वजह से क्रियाशीलता है, ये सिद्धांत हुआ ना। सिद्धांत क्या होगा? एक नियम प्रक्रिया के माध्यम से जिसका सिद्धांत करते हैं उसको हम सिद्धांत कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मूल सिद्धांत की बात की। अब ये अप्लाइड आस्पेक्ट की बात आ रही है कि ये जो इकाइयाँ हैं, जड़ और चैतन्य इकाइयाँ, ये किस तरह से है, हम देख तो रहे हैं ना, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये है कैसी। तो जब समझने की कोशिश करते हैं तो उस समझने की प्रक्रिया में सत्य का उद्घाटन करना, सत्य को समझना, वो किन किन बिंदुओं पे होता है। तो उस बिंदु में पहला हमने कहा स्थिति सत्य, दूसरा कहा वस्तु स्थिति सत्य, और तीसरा कहा वस्तुगत सत्य। इसमें रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, ये सबसे मुख्य बात है जो अभी हमारी पकड़ में ठीक ठीक नहीं आया है सबके लिए। अब इकाई अब बोलते हैं तो इकाई किसको कहते हैं? हर एक इकाई। इसमें ना आप छूटोगे, ना मैं छूटूंगा, ना माइक छूटेगा, ना टेबल, ना कुर्सी। हर एक इकाई, हर एक इकाई जो व्यापक में डूबी भीगी घिरी है, हर एक इकाई की हम बात कर रहे हैं।
तो जैसे मैंने कहा माइक, अब माइक कैसे है, असहसित पूर्वक कैसे है, अभी मुझे समझना है। तो अब उत्तर मिल रहा है ना कि ये सत्ता में संपृक्त होने की वजह से माइक क्रियाशील है। पहली लाइन पकड़ में आ रही। इसको, इस वस्तु को मैंने माइक क्यों कहा, क्योंकि मैंने पहले भी देखा है कि इस तरह की वस्तु का उपयोग करने से आवाज़ दूर दूर तक जाती है, तो इसको मैं माइक के रूप में पहचानता हूँ। तो इसके रंग के आधार पे, इसके आकार के आधार पे, इसके नाप के आधार पे मैं इसे माइक कहता हूँ। मैंने पहचाना है इसको। अब ये हर देश काल में कैसे रहता है इसको मैंने पहचाना, इसकी स्थिति मुझे मालूम है। ये तभी काम कर पाएगा जब इसके लिए अनुकूल वातावरण हो। अनुकूल वातावरण कैसा, जब इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध हो। भैया माइक को पहचानते हैं बोले कि माइक को मानते हैं बोलेंगे? पहचान रहे हैं, मानना भी है ही नहीं कहीं पे, इसको माइक मान लिया। सीधे पहचानने की बात हो रही है। तो पहचानने में तो मानना तो मान्यता का मामला है। नहीं, पहचानेंगे बोले तो रूप गुण स्वभाव धर्म सबको मिला के पहचानना होगा। हाँ, क्या? पहचानना होता है। तो हम लोग तो इसको मान लिए ना माइक है, उसका धर्म स्वभाव तो पता नहीं। माने नहीं अभी, ये पहचानने की बात हो रही है। देखिए आप जो मानना कर रहे हो मान्यता के आधार की मान्यता की मानने की बात कर रहे हैं। अब इससे मैं माइक के रूप में, ये हम माइक मानते कि पहचानते हैं? तो पहचानना चारों को देखेंगे तभी होगा ना, रूप गुण स्वभाव धर्म तो पहचानना होगा। वस्तु को आप बोल रहे हैं, ये वस्तु क्या है? माइक। ये अपने रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ है, अलग अलग नहीं है। इसको अच्छे से समझ लो। इसका रूप अलग है, गुण अलग है, धर्म अलग है, स्वभाव ऐसा नहीं, इन चारों के साथ है ये। तो कोई भी इकाई का वस्तुगत सत्य यह है कि उसमें निहित रूप, गुण, स्वभाव, धर्म, इन चारों का संयुक्त रूप से प्रकटन है। उस आधार पे मैं वस्तुगत सत्य को पहचानता हूँ। ठीक है, ये बात आ रही पकड़ में ना? इस आधार पे मैं किसी इकाई को पहचान पाता हूँ कि रूप के आधार पे अनुमान लगा, गुण के आधार पे मुझे मालूम है ये चीज़ इस तरह होती है, तो इस आधार पे मैंने लगाया ये माइक होगा। इसका प्रयोग करके देखा, हाँ ये माइक ही है। तो क्या हुआ, ये पूरे पहचानने की प्रक्रिया हो रही है ना? मैं सत्य को जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस जानने की कोशिश में ही पहचानना है। जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। अगर कोई मतलब बोल दिया कि ये माइक है तो मानना हुआ। अगर हम लोग को बोले चेक करके देखे, उसको जांच के देखे तो पहचानना हुआ, ऐसा नहीं। इनको ये प्रश्न का कोई जवाब दे सकते हैं क्या? अच्छा प्रश्न है ये। नहीं, मैं बोल दिया कि ये लकड़ी है, मान लो कि ये लकड़ी है, तो हम जब जांच के देखते हैं तो पता चलता है कि ये लकड़ी नहीं है। और मैं जब बोलता हूँ पेन है, और हम लोग जब जांच के देखते हैं कि हाँ ये पेन है, जब जांच कर देखेंगे तो पहचानना होगा ना। जब जांच कर नहीं देखेंगे तो मानना ही होगा। अब आगे की बात सुनो आप। जाने हुए को मान लो, माने हुए को जान लो, ये क्या है? जाने हुए को मान लो, माने हुए को जान लो, इसका क्या अर्थ है? माने हुए को जान, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि माने हुए को जान लो, पहचानना है। एग्जैक्टली जब हम किसी चीज़ के बारे में जान जाते हैं तो मानते ही हैं। किसी चीज़ को जान जाते हैं तो मानते ही हैं, और जो माना हुआ है उसको हम जानने की कोशिश करते ही करते हैं। तो जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना, चारों एक साथ घटना है। इसको ज़रा ठीक से समझना, अलग अलग नहीं है। हम अलग अलग कर देते हैं समझने के लिए है, बट किसी एक वस्तु के साथ मैं जो संबंध का निर्वाह कर रहा हूँ, इस वस्तु के साथ मेरा क्या संबंध है, जब इसकी कोशिश करता हूँ तो सब कुछ शामिल है। जो मेरा जाना हुआ है, जो मेरा माना हुआ है, जो मेरा पहचाना हुआ है, इन सब को मिलाकर मैं निर्वाह करता हूँ ना। ऐसा होता है ना? होता है कि नहीं होता है? तो किसी ने कभी पहली बार बताया, आपने लाइफ में पहली बार देखा, और उसने बताया यह जो वस्तु है माइक है, तो प्रयोग करके दिखाया आपको। प्रयोग करके दिखाया तो आपकी स्वीकृति में गया, हाँ ये माइक है। ये आपने जाना, माना नहीं ना, आपने सीधे जाना कि ये माइक है, क्योंकि ये जैसा इसके बारे में बताया गया वैसा वैसा काम कर रहा है, ये वैसी वैसी क्रिया कर रहा है, ये है ना। अगर इससे आवाज़ नहीं आती तो बोलते माइक नहीं है भाई, ये कुछ और है। ठीक है ना? तो इस अर्थ में अगर आप देखेंगे,
हम एक साथ सब कुछ करते हैं। वो जो सब कुछ करते हैं, तो कोई एक वस्तु दिखाई दी, उस वस्तु के बारे में अभी शुरुआत होती अनुमान लगाकर, किस आधार पे? उसके रूप को देखकर। और हम जो पुरानी हमको सूचना मिली हुई है उसके साथ उसको वैलिडेट करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं। अगर मैं आपके सामने मान लो ये कोई एक चीज़ बनाऊं, है ना, अब ये क्या हुआ? ये कुछ पकड़ में आ रहा है? अब आपको मैच कर रहे हैं ना, ये क्या बना है? तो आपका जो पहले से माना हुआ है उसके आधार पे इसको जांचने की कोशिश हो रही है ना। तो क्या हो रहा है? वस्तु दिखाई दी आपको, वस्तु दिखी और पूर्व की सूचना आपके पास में स्मृति के रूप में है। उन दोनों को मिलाकर आप किसी चीज़ को जान रहे हैं, उसको पहचान रहे हैं, अब उसको निर्वाह करेंगे उस आधार पे। तो जो कुछ भी है एट फर्स्ट जब आपको दिखाई देता है तो आप अपनी पूर्व सूचनाओं के साथ रहते ही हैं। उसी आधार पे मैं आप लोग से कहा कि किसी वस्तु को पहचानना होता है तो कोई भी वस्तु का जो वस्तुगत सत्य है उसकी पहचान रहे, उसकी जानकारी अगर मेरे पास रहती है तो मैं किसी वस्तु के साथ अपने संबंध का, मेरे लिए वस्तु क्यों महत्वपूर्ण है? मैं इसका संबंध ढूंढ रहा हूँ। अगर पेड़ कहा किसी ने तो उस पेड़ के साथ मेरा संबंध क्या है? अब मैं खाली पेड़ बोला तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं अगर बोलूँ नारियल का पेड़ तो आपको फटाक से एक चित्रण हुआ, नारियल का पेड़ मतलब क्या? तो आपके चित्रण में पहले से है कि नारियल का पेड़ मतलब नारियल में उस नारियल का फल आता है, और उसके नारियल का पानी पीते हैं तो मेरे लिए काम आता है, नारियल का सूखा देते हैं तो नारियल प्रसाद के रूप में मिलता है। अब वो सारी चीज़ें जुड़ गई तो क्या हो रहा है? मूल रूप से रूप और गुण की चर्चा हो रही, रूप और गुण की चर्चा हो रही। इसको और आगे फैलाएंगे। दर्शन में स्वभाव और धर्म को अच्छे से रखा गया है। कैसे रखा गया है? तो जो भी इकाइयां हैं ये सारी की सारी इकाइयां हर देश दिशा काल में होती हैं, बनी रहती हैं और अपने वातावरण के साथ रहती हैं, सतत क्रियाशील रहती हैं। क्रियाशीलता की वजह से उनका गुण दिखता है, उनकी पहचान होती है, उनकी उपयोगिता समझ में आती है। इस आधार पर अब हम हर एक इकाई को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये तो एक हमने बात रखी कि विधि क्या है, सत्य को समझना है, सत्य का बेसिक प्रिंसिपल हमको पता चला कि अब यहाँ पे बात आती है कि जितनी भी इकाइयाँ हैं ये 4 अवस्थाओं में प्रकटित हैं। तो इन चारों अवस्थाओं को समझने के लिए हम जाते हैं तो फिर क्या क्या समझते हैं? जो उसका रूप क्या है, उसका गुण क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसका धर्म क्या है और उसकी प्रवृत्ति क्या है, जिसे अनुषंगी कहा। अब किसी भी इकाई को समझने जा रहे हैं अपन तो उस हर एक इकाई का वो इकाइयाँ 4 अवस्थाओं में किसी भी धरती में व्यक्त हैं जो समृद्ध है। पदार्थ अवस्था में इकाइयाँ हमेशा रहती ही हैं। पदार्थ अवस्था में सारी की सारी जड़ इकाइयाँ पदार्थ अवस्था में रहती हैं, है ना। उनका रूप क्या है? तो रूप का मतलब हमने कहा आकार, आयतन, घन, है ना। तो रूप के आधार पर हम पहचानते हैं तो मिट्टी है, हवा है, पत्थर है, मणि है, धातु है ना। गुण को पहचानने जाते हैं
अब गुण क्या कहा? पदार्थ अवस्था का गुण क्या है? बताइए कोई। ये गुण हमने कहा तो ये कैसे निकल के आ गया रचना विरचना? कि उसमें जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया का जो प्रभाव है, उससे उसके गुण दिखते हैं। तो जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि अस्तित्व में इकाइयाँ संपृक्त है, संपृक्तता की वजह से क्रियाशील है, क्रियाशीलता की वजह श्रम गति परिणाम है। अब इस परिणाम के रूप में उसका गुण दिखाई देता है, जिसे कहा रचना विरचना, है ना। अब ये जो गुण है इसका, इसकी बारंबारता, किसी भी पदार्थ अवस्था की इकाई में जो गुण है उसकी बारंबारता, उसकी उपयोगिता जो दिखाई देती है, वो क्या कहलाया? स्वभाव कहलाया, है ना। तो उसे कहा स्वभाव। तो रूप गुण स्वभाव धर्म, ये चार ऐसी चीज़ है जिस वस्तुगत सत्य के माध्यम से हर एक वस्तु की वास्तविकता तक आप पहुंच सकते हैं। हर एक वस्तु की वास्तविकता, वस्तु मतलब वास्तविकता का प्रकाशन, है ना, जो सच्चाई है। तो वास्तविकता तक पहुंचने का तरीका क्या होगा? मुझे सत्य, वास्तविकता सत्य को पहुंचना, तो सत्य तक पहुंचने का तरीका ये है कि जो भी इकाई है, जो कोई भी इकाई दिखाई देती है, उसका मुझे रूप गुण स्वभाव धर्म समझ में आ जाए। तो यहाँ जब समझने की बात की तो स्वभाव देखने गए तो क्या दिख रहा है कि पदार्थ अवस्था की तमाम इकाइयाँ, अब आप उसकी कल्पना कीजिए, अपनी कल्पनाशीलता का फैलाव कीजिए, तो क्या दिखता है उसमें कल्पनाशीलता के फैलाव से? कि वो बार बार बनती है और बिगड़ती है। तो उनका स्वभाव क्या हो गया? संगठन विघटन। विघटन होता है, संगठन होता है। तो स्वभाव को कहा, पदार्थ अवस्था की इकाइयों का स्वभाव हुआ संगठन विघटन। धर्म क्या कहा? हाँ। सर ये रचना विरचना संगठन विघटन एक जैसे लग रहा है, थोड़ा अच्छे से बताने से। बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल। जो क्रियाशीलता है उसकी एक निश्चित अवधि होती है, उससे कोई परिणाम निकलता है। तो जैसे मैं पदार्थ अवस्था की किसी इकाई की बात करूं, मान लीजिए नमक है ना। अब नमक ये बना तो दो परमाणु, दो प्रजाति के परमाणु मिले, उनके बनने से नमक की रचना हुई। तो जब तक नमक बना हुआ है आप उसे पहचान पा रहे हो, नमक है वो, तो उसकी रचना नमक के रूप में हुई। जब बाहरी दबाव डला, बाहर का कोई आवेश हमने किया, तो वो रचना टूटी, तो नमक जो वापस सोडियम और क्लोरीन में अलग हो गया। ठीक। अब ये जो अलग अलग हुए हैं, इनकी प्रवृत्ति बनी हुई है वापस जुड़ने की, बार बार ये जुड़ने की कोशिश में लगे हैं। तो सोडियम परमाणु और क्लोरीन परमाणु ये परस्पर आकर्षणवश ये जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये संगठित होना चाहते हैं। तो अगर इसको आपने तोड़ भी दिया तो फिर जुड़ने की प्रवृत्ति इनकी हो रही है। अगर इनकी विरचना हो गई है ना, रचना बनी और विरचना हो गई, तो फिर भी इस प्रयास में लगातार लगे हुए हैं कि हम फिर से जुड़ जाएं। तो फिर से जुड़ जाएं, उसका नाम है संगठन। वो फिर से एकत्र होकर, तो ये उनका स्वभाव हुआ। किसका स्वभाव हुआ? सोडियम और क्लोरीन का, नमक का नहीं, ध्यान रखना, नमक का नहीं ना।
तो सोडियम और क्लोरीन ये दो परमाणु हैं, पदार्थ की दो इकाइयाँ हैं। ये जब जब मिलते हैं तो नमक बनाते हैं, ये रचना है। ये जब जब संगठित होते हैं तो इनके संगठन की वजह से एक परिणाम दिखाई देता है जिसका नाम हमने नमक रखा, हम पहचानते हैं। क्लियर हो पा रहा है ये? जलने वाला और जलाने वाला दो अलग अलग इकाइयाँ हैं, इन सब का स्वतंत्र अस्तित्व है। ये हैं अपने आप में अलग अलग हैं, जलने वाला और जलाने वाला, ये दो तरह की इकाइयाँ हैं। ये जब आपस आकर्षणवश मिलती हैं तो ये पानी बना देती हैं। पानी बनता है, ये रचना हुई, लेकिन बाहरी दबाववश ये पानी को ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक हो जाता है, तो ये विरचना हुई। लेकिन विरचना के बाद ये फिर से आकर्षित होते हैं और पुनः पानी बनने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो ये संगठन हुआ। तो संगठन विघटन क्या हुआ? इनका स्वभाव हुआ। ये एक रचना की अवधि हुई, क्रिया की अवधि का परिणाम है ना, और ये उसके बने रहने का परिणाम है। हाँ, ये पदार्थ की इकाई, मूल, ये पदार्थ शब्द की इकाई में हुआ, यौगिक है ना। हाँ हाँ, मैं बोला पदार्थ शब्द की, पदार्थ का मतलब हर एक इकाई, पत्थर भी है, मिट्टी भी है, सब है इसमें। नमक भी पदार्थ है ना, ध्यान रखना, रासायनिक है लेकिन है तो पदार्थ ही। नहीं, मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ इस चीज़ को। इससे और आप बना सकते हो, इससे आगे तो वो मूल बन जाएगा। तो क्या हो रहा है, वो जिससे बना, जो जिससे बना वही उसकी आवश्यकता हुई, और वो बार बार वही बनने की प्रवृत्ति, उसका नाम स्वभाव। बार बार बने रहने की प्रवृत्ति, उसका नाम स्वभाव है। गुणों की, ये गुण हैं, इसकी उपयोगिता। रचना विरचना गुण है, ठीक है, रचना विरचना गुण है। उस गुण को बनाए रखना, वो बने रहे, उसे कहा स्वभाव, ठीक है। और धर्म क्या हुआ? अस्तित्व धर्म है। अब मैं आप लोग से धर्म की थोड़ी सी चर्चा करता हूँ, क्योंकि धर्म अस्तित्व को कहा, आप लोग पहले ही पढ़े, सब शिविर सब जानते हैं ना इसको। तो हाँ, ये विघटन होता है। हाँ, फिर अलग होते हैं, विघटन होता ही है ना। बाहरी वातावरण दबाव, देखिए इसको बार बार ध्यान रखना, नैसर्गिकता और वातावरण, ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके प्रभाव से विघटन होता है। जब भी टूटेगा, किसी आवेश की वजह से कोई चीज़ ब्रेक होगी, तो विघटन भी इनका स्वभाव है। बाहरी वातावरण में ये बने नहीं रह पाएंगे, ये टूट जाएंगे। तो संगठन विघटन भी इनका उस अर्थ में स्वभाव हुआ। उसी अर्थ में मैं कह रहा हूँ, अब धर्म की बात करते हैं। ये क्लियर होगी नहीं आपको? बाह्य वातावरण का धर्म, बहुत चर्चा हुई होगी धर्म की, थोड़ा बताएंगे धर्म क्या चीज़ है? बताइए मीना दीदी। जिसमें जिससे जिसको अलग ना किया जा सके, उसको धर्म। धारणा ही धर्म है। दर्शन में इसको बहुत अच्छे से रखा गया है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। लेकिन आज जो धर्म की बात की जाती है वो बहुत ही उटपटांग है। जो अभी परंपरा में जो धर्म शब्द है उसका अलग अर्थ है, लेकिन परंपरा में धर्म को भी काफ़ी अच्छे से रखा भी गया था। मानवता ही हमारा धर्म है। हर वस्तु का एक धर्म होता है, ये तो आता है ना बोलचाल में। जीवों का एक धर्म होता है, आता है ना, जीवोदय एक धर्म है। तो धर्म अलग अलग ढंग से हुआ। तो धर्म को बिल्कुल अलग ढंग से ही डिफाइन किया गया है यहाँ पर। और आपको पूरे दर्शन में अध्ययन बिंदु शिविर आप दर्शन पढ़ेंगे तो धर्म अलग अलग रूप में बहुत सारे ढंग से आपको बताया जाएगा, है ना। जैसे विचारों में समाधान, ये क्या है? विचारों में समाधान, धर्म है। सुख धर्मी है मानो, तो सुख धर्म है।
तो धर्म को कई कई ढंग से रखा गया है। उसमें जो शाब्दिक अर्थ जो अभी चलता है उसकी बात नहीं करेंगे। इसमें श्रद्धेय बाबा जी ने बहुत अच्छा ढंग से परंपरा में जो शब्द था उसी को लेकर। आ गई लाइट? क्या हुआ? लाइट आ गई? पंखा चला दो भैया फिर। लाइट आ गई कि जनरेटर है? हाँ, अच्छा, ठीक। तो धर्म क्या है? न्याय धर्म सत्य, वहाँ धर्म पढ़ते हैं अपन। मानव सुख धर्मी है, ये पढ़ते हम। तो ध्यायते इति धारणा, है ना? ध्यायते इति क्या है? जिसे धारण किया जाता है वो धर्म है। जिसको धारण कर लिया तो जैसी धारणा बनी उसको मैंने धारित किया। जैसी धारणा बनी उस धारणा को मैंने धारित किया तो अब मैं वो हो गया। धारणा धारित किया मतलब क्या हो गया? अब ये मुझसे अलग नहीं हो सकता। तो एक बार जो मेरी धारणा बन गई, उस धारणा को मैंने स्वीकार लिया तो ये मेरा धर्म हुआ। ठीक है? तो धारणा ही धर्म है, ऐसा परंपरा में बताया गया। जिसकी जैसी धारणा है वो उसका धर्म है। दूसरी लाइन निकल के आती है, जिसकी जैसी धारणा है वही उसका धर्म है। हाँ, बताइए। धर्म यही है, जिसकी जैसी धारणा। आपने जिसको धारण कर लिया वो आपका धर्म हुआ ना। तो जैसी आपकी धारणा बनी वैसा धर्म हो गया। अब धारणा ही गलत कर लिए, आपने धारण ही कुछ गलत कर लिया तो आप धर्म का धारण नहीं कर पाए ना। किन्हीं मान्यताओं की धारणा आपने बना ली और वो आपका धर्म हो गया, तो आपकी मान्यता ही आपका धर्म हो गया। ऐसा है ना भैया? हम धर्म इतना बड़ा शब्द है और ख़ासकर हिंदुस्तान जैसी जगह में तो धर्म की बहुत सारी, खैर पूरी दुनिया में धर्म की चर्चा होती है। जिसे धारण कर लिया, किसे धारण किया, क्या धारणा है? मैंने जिसको जैसा धारित किया है ये मेरा धर्म है। मेरी धारणा जिस पे बनी, किस बात को लेकर धारणा बनी? तो धारणा मुझे किसी ने बताया कि ये धारणा है, उसी को आगे चल के कहा कि ये अवधारणा है। तो धारणा, अवधारणा, अवधारणा से धारणा को फिर से धारित करना, वो आपका धर्म है। झंझट थोड़ी सी। मेरी कोई धारणा है, मैंने आपको प्रस्तुत किया, मेरी धारणा ये है। तो मैंने जो पाया, जैसे नागराज जी ने कोई विचारधारा को पाया, ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा को लेकर उनकी एक धारणा है। उस धारणा को देखकर, महसूस कर, धारित कर वो सुखी हो गए, वो निरंतर विश्राम की स्थिति में आ गए। तो क्या किया उनने? जो भी विचारधारा उन्होंने अपनी समझ से जो भी विकसित हुई उनकी, उस विचारधारा को अपनाया और अपना कर उससे जिया। ये धारित किया ना उसे। अब धारित करके उन्होंने बताया कि ये जो विचारधारा है ये मेरी धारणा है, ये तुम तक पहुंच जाए। मुझ तक कैसे पहुंचा? मुझ तक पहुंचा अवधारणा के रूप में। ठीक है? हम सभी तक कैसे पहुंच रहे हैं? ये अवधारणा के रूप में। जिस दिन इस अवधारणा को मैं पूरा समझकर इस पर अधिकार पा लेता हूं, तो उसे स्वीकार करता हूं, तो वो मेरी धारणा बनी। थोड़ा सा हेवी है, लेकिन जरा इसको ठीक से फैलाते हैं अपन।
कि बेटा पकड़ में आ रहा है धारणा धर्म? धारणा ही धर्म है। एक लाइन तो ये हो गई कि मैंने कपड़ा पहन लिया, बहुत चलता ना परंपरा में कि गेरुआ वस्त्र पहन लिया, ये मेरा धर्म हो गया, ऐसा भी है ना। धारणा उसी ढंग से आया। परंपरा में जो धारणा से धर्म बना है वो एक हद तक किसी वस्त्र रूपी वस्तु को आपने धारित कर लिया और उस वस्त्र रूपी वस्तु के हिसाब से जो आपको विचार दिया गया वो आपका धर्म बन गया, इसलिए धारणा ही धर्म बताया गया कि मैंने धारण किया। यहाँ पर भी वही बात है विचारधारा के रूप में। विचारधारा के रूप में क्या कहा? यह जो बात रखी जा रही है समाधान के रूप में, तो जो आपको समाधान बताया गया ये समाधान ही धर्म है। अब ऐसा निकला, आप पढ़ेंगे इसको। व्यवस्था में जीना ही धर्म है, व्यवस्था में जीने से मैं सुखी होता हूँ, तो जब मैं व्यवस्था में जीता हूँ तो ये मेरा धर्म हुआ। और मेरे जो विचार हैं इन विचारों को मैं धारित करके रखा हूँ, सही विचारों को, तो ये विचार मेरे धर्मपूर्ण विचार हैं। इन धर्मपूर्ण विचारों से समाधान होता है, ये सब पढ़ने को मिलेगा आपको। तो क्या हो रहा है, इस धर्म को अगर हम ठीक ठीक समझते हैं तो असल में हुआ क्या है, यह जो सत्य की अवधारणा रखी गई, इस सत्य की अवधारणा को मैंने धारित किया, मैंने इसे अपनाया, सत्य ऐसा ऐसा है, अब इसको मैं धारण करता हूँ, तो इस सत्य की अवधारणा को मैंने अपनाया तो उससे यह मेरा धर्म बन गया। तो सत्य ही धर्म है, फिर ऐसे लाइन आती है, ऐसा है ना। आपको बार बार ये सब पढ़ने को मिलेगा कि धर्म, न्याय, धर्म, सत्य, किसी भी वस्तु का रूप गुण स्वभाव धर्म। अब आप इसको अगर पढ़ने जाते हैं तो पदार्थ अवस्था की इकाई ने अपने होने को ही स्वीकारा है, उसका बना रहना। अस्तित्व धर्म कहा मतलब उसका बना रहना, ये पदार्थ अवस्था की इकाई का धर्म है। क्योंकि उसने उस गुण को धारित कर लिया और उस गुण के साथ ही है वो। लोहा का लोहत्व, तो लोहा का लोहापन बना रहना ये उसका धर्म है। तो नमक का नमकीन बना रहना ये नमक का धर्म है। तो जिस चीज़ से जिसको उसने धारित कर लिया, जिस किसी इकाई ने धारित कर लिया, जिसको धारण कर लिया, अब वही उसका धर्म है। ठीक है। तो नमक का नमकीन बना रहना, लोहा का लोहत्व बना रहना, ये सब बना रहना, उसका अस्तित्व बना रहना, इस अर्थ में पदार्थ अवस्था की हर एक इकाई का धर्म हमने कहा तो क्या हुआ? अस्तित्व धर्म। जी आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, मैं ये बोल रहा था भैया, पदार्थ अवस्था और ज्ञानावस्था में जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो धारणा है, उसको अवधारणा फिर मेरी धारणा के रूप में मैंने अपना लिया तो मेरा धर्म हो गया। लेकिन जब पहली बार बात हो रही थी तो ये तो है ही ना, मतलब खुद धर्मी हूँ मैं पहले से, प्राकृतिक रूप से व्यापक ये है ही, ये मुझे पता था क्या पहले? हाँ, मैं वही बोल रहा था कि ये पदार्थावस्था को तो पता नहीं है ना, ये तो मैं समझता है ही है। हाँ वो तो है ही, ये तो मानव पहचान रहे ना। हाँ मैं पहचान, ये सारी सत्य को जानना किसके लिए जरूरी है? पत्थर को जरूरी है? मिट्टी को जरूरी है? किसके लिए जरूरी है? हाँ मेरे लिए जरूरी है। मैं क्यों जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे साथ जो भी इकाइयाँ हैं इनके साथ मेरा रिश्ता क्या है भाई, रिश्ता क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इनके साथ मेरा संबंध क्या है, संबंध को जानने जाता हूँ तो पहले उस वस्तु को जानता हूँ ना कौन है। आज मेरे घर में कोई मान लो बता दिया आपके फूफा जी आए हैं, तो फिर ये वही फिर बात होगी, मैं पहचान नहीं रहा हूँ, इसलिए फिर से मेरे को धारण करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे हर पता चला, मुझे हर एक को समझना है। अभी हम बात करें ना, देखिए थोड़ा सा अलग बात मैं कर रहा हूँ आप लोग से
इस तरह की बातें, धर्म, सत्य, ये कभी भी पठन की वस्तु नहीं रही है। फिलॉसफी, दर्शन, ये सामान्य आदमी के पढ़ने की वस्तु कभी नहीं रही है। रही है कभी? परंपरा में कभी नहीं रही, क्योंकि इसको कुछ एक लोगों तक के लिए उसको सीमित कर दिया गया और उन लोगों को विद्वान कहा गया, ज्ञानी कहा गया और बड़ी बड़ी पोथी लेके बैठते थे, वो ज्ञान देते थे। सामान्य आदमी, आम आदमी, साधारण आदमी, उसके लिए सब बहुत बड़ी बातें रही है। और क्या कहा गया, एक और लाइन आपको बता दूं, सत्य अव्यक्त होता है, सत्य निर्वचनीय है, सत्य को कहा नहीं जा सकता। ये आपने पढ़ा है परंपरा में, सत्य को व्यक्त नहीं किया जा सकता। और ऐसा बोलकर आदर्शवाद ने इतना बड़ा बता दिया कि ये समझने की वस्तु तो मेरी है ही नहीं, तो मुझे तो सत्य प्राप्त होगा ही नहीं, तो क्या करना है, भक्ति में जियो तुम। मैं जैसा बोलता हूँ, मैं ज्ञानी आदमी हूँ, तुम लोग रटो इसको और इसको जियो। तो कोई मंत्र का जाप कर रहे हो, कोई भगवान की पूजा कर रहे, चलता रहे ना। ये खाली हिंदू धर्म, सभी धर्म चल रहे हैं, सभी धर्मों की स्थिति, क्रिश्चियनिटी यही सब में है। यहाँ पे कहा जा रहा है आप हर एक वस्तु के साथ अपने संबंध को जान सकते हैं, सत्य को जान सकते हैं, सत्य के अनुरूप जी सकते हैं। कोई रहस्य नहीं है। अपनी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल करें। आपके पास जो भी आपके पास समझ अब तक की इस यात्रा में बन सकी है, उस समझ के साथ आप आगे बढ़ें। आप गहराई से इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि यही आपकी प्यास है, ये आपकी ज़रूरत है। आपको नहीं मिली, इस वजह से परेशान हो। इस हाल में हम जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी तरह की परेशानियों का सामना कर ही रहे हैं, कर रहे हैं ना। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे भीतर व्याकुलता है। उसको मैं दुख बोल के नहीं कहूँगा आप रोते हैं कि नहीं रोते, मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं हम दुखी महसूस करते हैं अपने आप को, कहीं ना कहीं अपने आप को परेशान महसूस करते हैं। कोई प्रश्नों को उत्तर नहीं मिलता, वो हमको परेशान करता है। ये सब कुछ जो कुछ भी है, वॉट एवर, ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि हमको सत्य का दर्शन नहीं हुआ, सत्य की पहचान नहीं हो सकी। अगर सत्य की पहचान हो जाती, सत्य का दर्शन हो जाता, तो हम उतने दुखी नहीं होते। क्यों? एक लाइन आगे जोड़ देता हूँ इसमें। अभी इस हाल में बैठकर अगर आपको अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर मिले हों, नंबर एक, या पूर्व में कोई घटनाएं घटित हों, उनको अभी आप यहाँ बैठकर जोड़ पा रहे हों, तो आपको राहत मिल रही होगी। पूर्व में कुछ घटनाओं ने आपको परेशान किया होगा, उन घटनाओं का आप विश्लेषण कर रहे होंगे अभी बैठकर या शाम को बैठकर, और उससे आपको थोड़ी राहत मिल रही होगी। है ऐसा? है या नहीं, बता दीजिए पहले, है ना? हाँ, कुछ कुछ मामलों में है ना। आपको दीदी कुछ राहत मिल रही है ऐसा लगता है 3 दिनों में? भरत भाई कुछ आराम मिल रहा है विशेष भैया? जबकि आप तो इतने सीनियर पर्सन हैं, वर्षों से जुड़े हैं। राजेंद्र भैया कुछ राहत मिल रही कुछ सुनने से, कुछ चर्चा करने से? ये राहत क्या चीज़ है? ये राहत का नाम ही सुख है। ये राहत का नाम ही एक्चुअली ज्ञान की उपलब्धि है कि आपको झलक मिल रही है। मैं कोई ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, बट मेरे को जितना थोड़ा बहुत मालूम है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हम लोग सब शेयर कर रहे हैं ना, आप भी पढ़ कर आए हो, मैं भी पढ़ा हूँ। अब इसका हम थोड़ा विश्लेषण कर रहे हैं। विश्लेषण करते करते हमको कुछ मिल रहा है, राहत दे रहा है। ये राहत क्या है? यही सुख है। क्या सुख मिला? जो ज्ञान है उसे सुख मिला। तो ज्ञान ही सुख है, ये सबसे बड़ी लाइन। जब जब मैं ज्ञान संपन्न होता हूँ, मेरी सारी तकलीफ, मेरी सारी समस्या के मूल में अगर देखूँ तो मुझे किसी बारे में कनेक्शन समझ में नहीं आया, मुझे कोई बात पकड़ में नहीं आई थी पहले। मैं आवेश में उस दिन इसलिए आ गया था क्योंकि मेरे को इसकी समझ नहीं थी, या ऐसा लगता है मेरे को आवेश इसलिए आ गया था कि उस दिन
मैंने सामने वाले व्यक्ति के साथ जो व्यवहार किया उसमें कहीं ना कहीं जीव चेतना का व्यवहार था, मानव चेतना का नहीं था। ऐसा हम एनालिसिस करते हैं ना, हम अपनी समीक्षा करते हैं ना खुद बैठ के, तो क्या हो रहा है, हमको तत्काल राहत मिल रही है। इसको दूसरे ढंग से कहा जाए, यहाँ पे जड़ और चेतन के बीच के फर्क को समझा कर एक लाइन पकड़ में आ रही है कि मैं जड़ वस्तु देकर अपने किसी सगे संबंधी को सुखी नहीं कर सकता। अब समझ में आता है कि उसको साड़ी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उससे पैसे लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो दुखी हुआ इसलिए लगा। तो क्या हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है, ये जो ज्ञान उपलब्ध है अब उससे मैं जुड़ पा रहा हूँ। ज्ञान तो उपलब्ध है ही, मिल रहा है मतलब उपलब्ध तो है ही, बट उससे मैं अब जुड़ पा रहा हूँ। तो मेरे जो तार बिखरे हुए हैं, जो अनियंत्रित दिशा में तार चलते हैं, उन तारों की कोई कनेक्टिविटी हो रही है। इस तारों के साथ जब कनेक्शन होता है तो मैं राहत महसूस करता हूँ। तो मूल रूप से मैं अपने ज्ञान जिसमें मैं डूबा भीगा घिरा हूँ, उस ज्ञान को ही पकड़ रहा हूँ और उस ज्ञान के साथ मेरा संबंध बन रहा है। तो मुझे समझ में आ रहा है और ज्ञान ही सुख ही समझ में आ रहा है। तब यहाँ पे निकल के आता है कि मानव सुख धर्मी है, मानव सुख धर्मी है। ये जब लाइन आती है तो क्या निकल कर आया कि धर्म क्या चीज़ है। धर्म को पहचानना सबसे ज़रूरी बात है। धर्म को पहचानना सबसे बड़ी ज़रूरत है मेरी। इस धर्म को खाली मानव का ही नहीं, मैं हर एक के साथ उस संबंध को पहचान लेता हूँ तो मुझे सब कुछ दिखाई देता है। अनुषंगी, क्या मतलब अनुषंगी का? हाँ, आचरण के निश्चित होने का आधार। आचरण के निश्चित होने का आधार। मैं जिससे नियंत्रित होता हूँ, कोई भी इकाई किससे नियंत्रित होती है, उसके मूल में नियंत्रण है, उसी की प्रवृत्ति होती है। तो अनुषंगिता को हम प्रवृत्ति भी कहते हैं, उसकी बारंबारता, उसी को कर रहे हैं। तो पदार्थ अवस्था की हर एक इकाई क्या है, परिणाम अनुषंगी है ना। परिणाम अनुषंगी क्यों कहा, ये बार बार परिणाम की ओर ही आता है। पदार्थ अवस्था की इकाई की प्रवृत्ति जो है वो परिणाम से ही जुड़ी हुई है। अब आप देखेंगे ये जितनी, अब ये इकाई इससे बड़ी से हमने बात किया ना कि धन श्रम जुड़ता है तो ये निकला, धन श्रम जुड़ा तो ये बना, धन श्रम जुड़ा तो ये बना। अब ये ऐसा हुआ तो प्राणोत्सक इकाई में पदार्थ अवस्था की इकाई के सारे रूप गुण स्वभाव धर्म समाहित रहेंगे ही, क्योंकि ये उससे एक स्टेज ऊपर हुआ, लेकिन उसके सारे रूप गुण स्वभाव धर्म शामिल रहेंगे ही। तो इसमें हमने क्या कहा कि प्राणोत्सक इकाई है पेड़ पौधे, उनका गुण क्या है, प्राणोत्सक इकाई का गुण क्या है, हाँ, श्वसन प्रश्वसन। इनकी मूल क्रिया प्राण कोशा का बना रहना, वो निरंतर बना रहना किस वजह से होता है, सांस लेने से और सांस छोड़ने से। अब सांस लेना सांस छोड़ना जब हम बोलते हैं मोटे तौर पे, अब साइंस के लोग अच्छे समझ सकते हैं कि बेसिकली क्या बात हो रही है। ये जो श्वसन प्रश्वसन प्राण कोशा की इकाई की हम बात कर रहे हैं, क्या बात हो रही है, इनका भोजन बनता है, इनकी वृद्धि होती है। प्राण अवस्था की सारी कोश जो प्राण कोशाएँ होती हैं, उन प्राण कोशाओं में जो वृद्धि और विकास होता है उसका आधार क्या है, श्वसन क्रिया का होना। तो श्वसन क्रिया के होने की वजह से उनमें लगातार विकास होता रहता है। इसलिए कहा इसका मुख्य गुण जो है, इसका जो गुण हुआ प्राणावस्था का, वो श्वसन प्रश्वसन हो। और इसके गुण से क्या परिणाम निकल के आता है, स्वभाव क्या है, क्या स्वभाव, हाँ, यह बेटा बताओ, सारक मारक, वेरी गुड। है ना, सारक मारक स्वभाव होता है। किसको कहते हैं सारक मारक,
क्या है सारक मारक? मदद भी करता है और उसको नुकसान मतलब मारता भी है, ऐसा कुछ। किसको कहते हैं भैया मतलब सारक मारक? बताइए। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, आपका नाम मैं भूल जा रहा हूँ। नहीं भैया नहीं, इनसे। हाँ ठाकुर राम जी, क्या है सारक मारक? उनको माइक दीजिए ना। बनते हैं और बिगाड़ते भी, मतलब सारकता किसको कहेंगे? सारक क्या हुआ? हाँ बताइए, सारक क्या हुआ? सारक मारक क्या हुआ? हेल्प भी करता है और उसकी वजह से कभी वो कोई पेड़ पौधे की वजह से अगर उसके प्रयोग से हम नुकसान नहीं होता है। अभी दवाई भी करता है, दवाई नुकसान उसको, और एकदम टिपिकली भाषा में कहेंगे प्राण पोषक। प्राण पोषक सारक है और प्राण शोषक मारक है। जो प्राण को लेता है, प्राण लेने का अर्थ है कि जो प्राण कोशा में क्रियाएं नहीं हो पाती जिसके प्रभाव से, तो वो मर जाती हैं। तो बहुत सारी जो औषधि पौधे होते हैं, इन औषधि पौधों की वजह से कुछ कीड़े भी मर जाते हैं ना, ऐसा है ना। धतूरा का बीज खाने से नुकसान हो जाता है, प्राण कोशा को नुकसान होता है। तो ऐसे बहुत सारे वनस्पतियां हैं जिनका औषधि के रूप में हम उपयोग करते हैं, बट मूल रूप से वो औषधि जो होती है वो प्राण कोशिकाओं को मारने का काम करती है। और अधिकांश जो वनस्पतियां हैं उनसे जो उत्पाद मिलता है वो ज़्यादा प्राण पोषण का काम करती है, यानी प्राण कोशिकाओं को बनाए रखने में योगदान करती है। तो ये लगातार श्वसन प्रश्वसन करते रहते हैं, उस वजह से इनमें जो इनका जो परिणाम निकल कर आता है, उनके गुणों के उपयोग के रूप में निकल कर आता है, उसको सारक मारक कहा। और धर्म क्या हुआ? धर्म किसे कहा? पुष्टि धर्म है। पुष्टि मतलब निरंतर पुष्ट होना, है ना। तो प्राण अवस्था की इकाइयों का धर्म अब ये पुष्टि धर्म है। ये लगातार पुष्ट होते रहना, पुष्ट करना, ये उनका धर्म हुआ। किनका? प्राण अवस्था की इकाइयों का। तो प्राण अवस्था की इकाइयों को जब हम मानव लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी जो शरीर की आवश्यकताएँ हैं, जड़ जो, वो पुष्ट होता जाता है। तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है कि जो प्राणावस्था की इकाइयों का धर्म पुष्टि है, ये पुष्ट ही करते हैं। इनका मूल धर्म इन्होंने धारित जो करके रखा है वो पुष्टि को धारित करके रखा। और इनकी अनुसंगिता को क्या कहते हैं अपन? किससे बनी रहती हैं? बीज अनुसंगिता से, है ना। ये हम भी जानते हैं कि बीज प्राण से कि हम बीज होता है, बीज से ही अगला जो प्रक्रिया चालू होगी, बीज से वृक्ष बनना, वृक्ष से बीज। परंपरा में बीज वृक्ष न्याय भी कहा जाता है ना। ये बहुत शब्द चलता है। जी कुछ बोल रहे हैं? ये पुष्टि किससे बोल रही है समझ नहीं आया, क्योंकि पेड़ एक समय बाद वो बीज से पेड़ बनता है, लेकिन वो पेड़ से वो नष्ट हो जाता है, तो इसमें पुष्टि किससे कह रहे हैं? पेड़ से फिर वो विनाश होता है पेड़ का, तो यहाँ पे पुष्टि कहाँ हो रहा है इसमें? उनका धर्म है पुष्ट करना। धर्म है पुष्ट करना किसका? प्राण अवस्था की इकाइयों का। तो कोई भी पेड़ होगा वो अपने वातावरण में रहते हुए किसी न किसी रूप में वो पुष्ट ही करके जाएगा अपने वातावरण को। उसके वातावरण जो भी आएगा, वो जीवावस्था की कोई इकाई आएगी, प्राणावस्था की कोई इकाई होगी, ज्ञानावस्था कोई इकाई होगी, उसको पुष्ट ही करेगा। वो पदार्थ को पुष्ट करेगा, तो हर एक को पुष्ट करता है वो। भैया जी, प्राणावस्था स्वतः पुष्ट होती है कि दूसरे को पुष्ट करती है? पुष्ट करती है। जैसे हम जब धर्म की बात करते हैं, श्वसन प्रश्वसन की वजह से उनमें सारक मारक स्थिति बनती, स्वभाव बनता है। उनमें जो कुछ आया, जैसे इसको बहुत साधारण शब्दों में कहने की कोशिश करूं कि जैसे धान का बीज धरती पर आपने अंकुरित किया, पौधा बना, अब उसकी जब एक साइकिल पूरी हो जाती है
और वापस वो बीज बनता है, तो उस बीज की क्या उपयोगिता है? पोषण है ना। तो क्या हुआ, कोई भी पौधा, उसमें वो मारक भी रहता है ना, तो वो पुष्ट नहीं करता है। अगर मारक चीज़ हम ले ले तो वो पुष्ट नहीं करते ना हमको। मानव हर एक को पुष्ट करता है, पदार्थ को पुष्ट करता है। मिट्टी उपजाऊ होती है, उसकी पत्ती गिरती है तो जीवावस्था की इकाइयों को पुष्ट करता है। ज्ञान से ये सबको पुष्ट करता है, ठीक है। तो उस अर्थ में पुष्टि धर्म हुआ। हाँ। पुष्टि मतलब दूसरों को भी दूसरों को ही करता है या कि दूसरों को भी करता है? दूसरों को भी कर, हर एक को करते ना, वो खुद भी होता है, दूसरों को भी करता है। बिल्कुल, यानी उसका धर्म ही हुआ पुष्ट करना। नहीं, पहले तो मैं सुख धर्मी, पहले तो मैं होऊंगा ना। नहीं, मैं यहाँ पे अब आपको बोलूँ आपके विचारों में पुष्टि करना, बट मेरे विचार पुष्ट हो रहे हैं ना, भाई मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना भाई, आपसे चर्चा करते करते। दोनों के लिए है शायद, ये दोनों के लिए है ना। हाँ वही तो, अकेले सबके लिए है ये, इसलिए मैं सबके लिए कर रहा हूँ भाई। इसको आप अपने ढंग से देखिए ना कि ये पुष्टि धर्म मेरा भी है, मानव का भी है ना। तो मानव के लिए पुष्टि धर्म कैसे हो गए? मानव स्वयं अपने विचारों में पुष्ट होगा, दूसरों को विचारों में पुष्ट करता जाएगा। पोषण संरक्षण के अर्थ में पुष्ट करेगा, दूसरों के विकास में सहायक होगा, अविकसित को विकसित करने में सहयोगी होगा। ये सब पुष्टि है ना आखिर, ठीक है। हाँ अच्छा, हाँ दिखाना जरा ठीक से, क्या बोल रहे हैं आप? सारक मारक स्वभाव कैसे हो गया? श्वसन प्रश्वसन का परिणाम क्या निकल के आ रहा है? ये सांस लेता है, छोड़ता है, इसका परिणाम क्या निकला? जैसे बोला रचना विरचना का परिणाम क्या निकला? हम परिणाम की बात कर रहे हैं, उसका उपयोग क्या होता है? तो जो परिणाम निकल कर आया उसका उपयोग क्या होगा? तो यहाँ पे इस श्वसन प्रश्वसन की वजह से इसका उपयोग निकल कर आ रहा है, वो उपयोग जो निकला उसके परिणाम से आ रहा है। तो परिणाम क्या निकल कर आ रहा है कि ये धान जो है, एक धान के पौधे से 120 दाने बने, चावल मिला। ये चावल सारक स्वभाव के रूप में स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि अब ये दूसरों के लिए प्राण कोशा को, मैं एकदम साफ साफ कर रहा हूँ ना, दूसरों के लिए, उनके प्राण कोशा के लिए उपयोगी हो गया, उनके पोषण के लिए उपयोगी हो गया। तो प्राण कोशा के भोजन के रूप में कह लो आप, ये सारक रूप में इसका स्वभाव दिखाई दिया। एक और चीज़ ध्यान देना, ये सब व्यवस्था बनी है ही, हम समझ रहे हैं, ये ऐसा इनके मन में कुछ है मैं ऐसा करूँगा वैसा मामला ही नहीं है ना। ये व्यवस्था अस्तित्व सहज बनी है ही, इसको पहचाना गया इस ढंग से कि जो वनस्पतियां हैं चूँकि सांस लेती हैं और छोड़ती हैं, बहुत मोटी बात है। बहुत फैला के देखेंगे तो क्या निकल कर आएगा कि उनमें जो निरंतर क्रिया हो रही है, उस क्रिया की वजह से उसमें पत्तियां आई, पत्तियों में बाद में बालियाँ आई, बालियाँ बाद उसमें दाने आए, दाने भरे, दाने भरने बाद उपयोगी निकला। तो ये समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये जो वनस्पति होती है, प्राणोत्सर्ग इकाई होती है, इसका गुण श्वसन प्रश्वसन है, क्योंकि क्रिया मुख्य क्रिया यही है। ये सांस लेता है और छोड़ता है। बीज को हवा मिला, पानी मिला, सांस लिया, ब्रेक डाउन हुआ, प्रश्वसन हुआ, मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म। रेस्पायरेशन होता है, सांस लेने कहते हैं, ब्रेक डाउन होता है मेटाबॉलिज्म से, साइंस की भाषा में। तो ऐसा आपको समझ में आएगा ही आएगा। असल बात यह है, इन सब से मेरा क्या संबंध निकल कर आ रहा है। ये सबको पढ़ने के पीछे हम ये बात कर रहे हैं कि जड़ और चैतन्य ये दो तरह की इकाइयाँ हैं। इन सब से मैं एक मानव के रूप में इनसे अपने आप को कैसे जोड़ पाता हूँ, तो जोड़ने की कोशिश हम करेंगे। अभी लंच करते हैं, लंच के बाद 2:30 बजे फिर बात करेंगे इस पर, ठीक है भैया? नमस्ते।